हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी। और 28 मार्च को मतलब कल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई जो हिंदू को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए कुछ स्टेट्स में, इससे रिलेटेड थी। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स में हिंदू माइनॉरिटीज में है, कौन से आर्टिकल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल में माइनॉरिटीज के लिए लिखा गया है कि माइनॉरिटीज को क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है, और हिंदू कौन कौन सी स्टेट्स में माइनॉरिटीज में हैं और उनको वहां पे बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए थे, उन सभी के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन वगैरह सुनाए हैं इससे रिलेटेड, वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटी से आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए बेसिकली न्यूज क्या है, 28 मार्च को मतलब कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई, जिसमें क्या था कि आइडेंटिफिकेशन किया जाए माइनॉरिटीज का, मतलब माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई किया जाए स्टेट्स में, स्टेट लेवल पर। बेसिकली पूरे इंडिया में माइनॉरिटी में कौन कौन है ये तो हम सभी को पता है, ठीक है, कौन सी माइनॉरिटी है ये सभी को पता है। तो अब इंडिया में जो बेनिफिट मिलते हैं वो तो उसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं कि इंडिया के अकॉर्डिंग, लेकिन स्टेट्स में अगर हम बात करें तो स्टेट्स में कौन माइनॉरिटी में और उसको वहां पे वो बेनिफिट मिले। जैसे कि पूरे इंडिया में बात करें तो हिंदू मेजॉरिटी में है तो उनको माइनॉरिटी के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेट की अगर हम बात करें जैसे कि पंजाब हो गया या नागालैंड हो गया, तो यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है। अब अगर हिंदू माइनॉरिटी में है तो उनको माइनॉरिटी को जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो उनको मिलते हैं क्या, तो उनको नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते और मिलने चाहिए, इसी को लेकर बेसिकली ये पिटीशन दायर की गई है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज एट स्टेट लेवल और ग्रांटिंग माइनॉरिटी स्टेटस टू हिंदूज इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। उन स्टेट और उन यूनियन टेरिटरी में हिंदू को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए जहां पर वो कम्युनिटीज कम है। ठीक है, तो बेसिकली बाकी अदर कम्युनिटीज से कम है, मतलब माइनॉरिटी में बेसिकली उनको वहां पे माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। तो बेसिकली ये केस किस के बारे में है, तो पिटीशन जो दायर की थी वो की थी एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने। उन्होंने 2011 के सेंसस के हिसाब से डेटा लिया, जिसमें ये बताया गया है कि हिंदू माइनॉरिटी में लक्षद्वीप में है, ठीक है, मिजोरम में है, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब में। पंजाब में 38.4 मतलब 38% हिंदू हैं, मणिपुर में 31% हिंदू हैं, अरुणाचल प्रदेश में 29%, लेकिन आप यहाँ और देखोगे यहाँ और भी कम है। लक्षद्वीप में 2.5% है, मिजोरम में 2.75% है, नागालैंड में 8.75% है। अब ये इतने कम होने के बावजूद भी इनको माइनॉरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, उनको माइनॉरिटी बेनिफिट नहीं मिलता, जो इन स्टेट्स में कुछ जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज है ना उनको भी मिलता है। जैसे हम बात करें पूरे इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में, तो माना जा रहा है कि हिंदू हर जगह पे मेजॉरिटी में, लेकिन क्या सभी स्टेट्स में मेजॉरिटी में है, तो ऐसा तो नहीं है। जैसे लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2% ही हिंदू हैं। अब यहाँ पे बाकी जैसे मुस्लिम हो गया और कम्युनिटीज वगैरह हो गई जो यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में पाई जा रही हैं, उनको वो माइनॉरिटी के बेनिफिट मिल रहे हैं, लेकिन हिंदू जो एक्चुअल में यहाँ पे माइनॉरिटी में उनको माइनॉरिटी बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसी को लेके ये पिटीशन है। ओके, तो अब यहाँ पे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो इन्होंने अपील की है ये रिलाई करती है ऑन द सुप्रीम कोर्ट 2002 रूलिंग। यहाँ पे 2002 में इस तरह का फैसला सुनाया गया था। दो केसेस है बेसिकली, टीएमए पाई फाउंडेशन केस, ये टीएमए पाई फाउंडेशन और वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो स्टेट ऑफ कर्नाटका और टीएमए पाई फाउंडेशन इन दोनों के बीच में ये केस था ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्सेस लिखा हुआ और अदर्स मतलब बाकी। ठीक है, इसके अलावा 2005 डिसीजन इन द बाल पाटिल केस और यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दो केसेस हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इन दोनों केसेस से रिलेट करता है ये वाला। ठीक है, ये वाली जो अपील है इन दोनों केसेस से रिलेट करती है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है। इंडिया में माइनॉरिटी हम किसको मानते हैं, क्या बोलता है इंडियन लॉ। तो इंडियन लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन तो नहीं दे रखी है। ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी जो वर्ड है कुछ कुछ आर्टिकल में बता रखा है, जैसे कि आर्टिकल 29 हो गया, 30 हो गया। तो ये माइनॉरिटी के अधिकारों के बारे में आर्टिकल्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें हमारे
माइनॉरिटी के अधिकार है, ठीक है। जैसे उनको धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, धर्म को तो सबको मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो माइनॉरिटी है वो अपनी भाषा के हिसाब से अपने इंस्टीट्यूशंस वगैरह खोल सकते हैं, ये उनको स्वतंत्रताएं हैं। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, कुछ आर्टिकल्स के बारे में बता रखा है जिनमें माइनॉरिटी के बारे में है। तो आर्टिकल 29 सबसे पहले आता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या बेसिकली पूरे आर्टिकल में क्या लिखा गया है, तो इसमें यह है कि इंडिया में कोई भी कहीं पर भी रह रहा है, इंडियन टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे रह रहे हैं, उनकी डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, जिस जगह पे रह रहा है वहां के लोगों की लैंग्वेज अलग है और इनकी अलग है, ठीक है। और वो कम संख्या में उस जगह पे, उनकी स्क्रिप्ट अलग है, उनका कल्चर अलग है, तो उनका ये राइट बनता है कि उसको वो कंजर्व कर सकें। जैसे कि हिंदू मान लीजिए दिल्ली में ज्यादा है, ठीक है, एमपी में हिंदू ज्यादा है, वहां पे कुछ और भी रह रहे होंगे, मुस्लिम भी रह रहे होंगे जो माइनॉरिटी में होंगे, ठीक है, बौद्ध भी रह रहे होंगे, सिख भी रह रहे होंगे, तो जो माइनॉरिटी में, तो उनको ये राइट है कि वो अपनी संस्कृति, अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को बचा के रख सके, ठीक है। एंड नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन, इसके अलावा उनको एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा, किसी भी स्कूल, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो जाके पढ़ सकते हैं, उनको मना नहीं किया जाएगा कि नहीं नहीं आप तो, आपकी भाषा अलग है, आप सिख हो या बुद्ध हो या आप किसी भी माइनॉरिटी से आ रहे हो, तो आपको हम एडमिशन नहीं देंगे। तो इस तरह से नहीं किया जाएगा। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट मेंटेन कर रहा है या स्टेट उसको एड सहायता प्रदान कर रहा है, फंड प्रोवाइड कर रहा है, तो उनमें मतलब बेसिकली इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी बेसिस पे नहीं किया जाएगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, किसी भी बेसिस पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 29 बोलता है, मतलब कि उनको अपनी संस्कृति सभ्यता को प्रिजर्व करके रख सकते हैं उसको, और उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आगे इस तरह से बढ़ा लिया, स्कूल वगैरह में पढ़ने की स्वतंत्रता है, उनको कोई मना नहीं कर सकता। फिर आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि इनको ये भी राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है ना उनको स्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मतलब कि वो चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल में आके पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा वो ऐसा चाह रहे हैं कि हम तो हमारी लैंग्वेज में, हमारी मदर टंग में जो हम बोलते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है कोई हम अपने बच्चों को डिलीवर करना चाहते हैं, उसी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, उनको राइट है इसका। It says that all minorities whether based on religion और language, किसी भी बेस पर, देखिए एक चीज है कि रिलीजन अलग है, किसी एक स्टेट में मेजोरिटी में लोग रह रहे हैं, उसमें कुछ संख्या में बाकी लोग रह रहे हैं, तो उनका रिलीजन भी अलग हो सकता है, और लैंग्वेज के बेसिस पर भी अलग हो सकता है। मान लीजिए हिंदू है, लेकिन हिंदू में भी SC ST वाले कोई हैं, कोई भील जाती है, उनकी लैंग्वेज अलग है, तो लैंग्वेज के हिसाब से अलग हो सकते हैं, रिलीजन के हिसाब से अलग हो, किसी भी तरह से माइनॉरिटी में है वो लोग, तो उनके पास राइट है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब सेम वही चीज है, किसी भी तरह से वो माइनॉरिटी में है तो वो ये कर सकते हैं, अपनी चॉइस का स्कूल वगैरह खोल सकते हैं। इसके साथ में ये जो लॉ है वो बेसिकली ये बोलता है कि इस तरह के अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलना चाहते हैं तो स्टेट जो है वो उनको फंड वगैरह प्रोवाइड करेगा, ये सब चीजें होंगी। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए उनकी लैंड एक्वायर करनी है, ठीक है, जैसे रोड वगैरह बनाने के लिए लैंड एक्वायर करता है गवर्नमेंट, तो अगर मान लीजिए उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर करते हैं तो वो किसी लॉ के तहत ही करेंगे, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, तो आप किस तरह से करोगे, किसी लॉ के अंडर ही करोगे। अब लॉ में सब कुछ आ जाता है, लॉ में जिस तरह से लिखा होगा वो चीज फॉलो करनी होगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी उनकी प्रॉपर्टी को ऐसे जाके ले लेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली उनकी सभा वगैरह, जैसे कि माइनॉरिटी हो गया प्लस SC ST वगैरह जो बहुत ही जैसे भील वगैरह जाती हो गई, तो ये जो है उनकी अगर हम प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर करना चाहती है गवर्नमेंट, तो एक पूरी प्रोसेस होती है उसकी, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा लॉ है, उसके हिसाब से आप उनकी प्रॉपर्टी वगैरह को एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर जो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह है ना उनको ग्रांट देनी है तो उसमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आपने बाकी सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ग्रांट अच्छा दे दिया उनको नहीं दिया, या फिर उनको अच्छा दे दिया बाकी सबको नहीं दिया, तो सेम ही माना जाएगा, ऐसा नहीं कि उनको एक्स्ट्रा दिया जाए और ऐसा भी नहीं कि उनको कम किया जाए, ठीक है, तो सबको सेम माना जाएगा इसमें। क्लियर है? तो आर्टिकल 29 और 30 इसके बारे में है। फिर आता है एक आर्टिकल 350 इसके हिसाब से प्रेसिडेंट एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करेगा। ये स्पेशल ऑफिसर जो होगा उसकी ड्यूटी होगी इन्वेस्टिगेट करने की, सभी मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड है।
तो बेसिकली सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, और उससे रिलेटेड जो भी मैटर है उसको स्पेशल ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर इसकी जो रिपोर्ट बनेगी वो प्रेसिडेंट को भेजेगा। ये प्रेसिडेंट क्या करेगा, इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। जब भी पार्लियामेंट की बैठक होती है तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को, इस टाइप की रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। बट अगर किसी स्टेट से रिलेटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, मतलब बेसिकली ये गवर्नर को भेज देते हैं, फिर गवर्नर उसको स्टेट की जब विधानसभा वगैरह होती है तो उसके सामने रखते हैं। तो इनके सेफ गार्ड के लिए ये एक स्पेशल ऑफिसर बनाया जाता है जो इनसे रिलेटेड जो भी मैटर है उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है। तो बेसिकली इनकी जो हित है उनको प्रोटेक्ट किया गया है यहाँ पे। अब ये तो हमने सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए। अब बात आती है कि कौन कौन माइनॉरिटी में है इंडिया में। तो देखिए, अभी आपके माइनॉरिटी में कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था, तो इसके लिए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट आया 1992 में। इसके सेक्शन 2C के अंतर्गत ये 5 ग्रुप्स को माइनॉरिटी बनाया गया। कब? 1993 में, 23 अक्टूबर 1993 में ये माइनॉरिटी में थे। उस टाइम में नोटिफाई किया गया इन 5 ग्रुप्स को माइनॉरिटी। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं इंडिया में। इसके बाद 2014 में, जनवरी 2014 में जैन को भी इसमें जोड़ा गया। तो इस तरह से 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज इंडिया में बोली गई। हिंदू इंडिया में माइनॉरिटी में नहीं है, मेजॉरिटी में है हिंदू। लेकिन किसी स्टेट की बात आए तो वहां पे माइनॉरिटी में हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ये केस चल रहा है। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस केसेस हैं जल्दी जल्दी उनको देख लेते हैं। इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे टीएमए पाई केस में 11 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की। इसमें बेसिकली देखना था कि माइनॉरिटी अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ये राइट है कि वो अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकती है। एक यहाँ पे है 2002 में 6 जजेस की बेंच बैठी। इन्होंने 2 अदर केसेस को रेफर किया। जो 2 अदर केसेस क्या थे, एक डीएवी कॉलेज पंजाब में, डीएवी कॉलेज जो है उसका केस था। उसमें क्या था कि हिंदू पंजाब में रिलीजियस माइनॉरिटी है क्या, ये चीज देखनी थी सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बोला कि हाँ, हिंदू पंजाब में रिलीजियस माइनॉरिटी है। ठीक है। डीएवी कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यहाँ पे ये है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी किस बेसिस पे आप डिफाइन करोगे, व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड अ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है। और एंड हाउ वाज इट टू बी डिटरमाइंड। ठीक है। तो ये किस तरह से डिटरमाइन की जाएगी, यहाँ पे एग्जामिन किया गया कोर्ट के द्वारा केरला एजुकेशन बिल केस 1958। आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला कि आर्य समाजी जो हिंदू हैं, ठीक है, ये कहाँ पे, पंजाब में, वो एक रिलीजियस माइनॉरिटी है। ठीक है, पंजाब में वो एक रिलीजियस माइनॉरिटी है, इवन दो दे मे नॉट हैव बीन सो इन रिलेशन टू एंटायर कंट्री। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आर्य समाज, अगर हम बात करें हिंदू की बात करें तो हिंदू इंडिया में तो ज्यादा है लेकिन पंजाब में कम है, तो ये रिलीजियस माइनॉरिटी है उस स्टेट में। ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरे इंडिया को कंसिडर नहीं कर रहे हो, आप उस इंडिया के एक स्टेट को कंसिडर कर रहे हो और उस स्टेट में रिलीजियस माइनॉरिटी है। तो उसमें कुछ प्रीवियस केसेस वगैरह लिए गए, ये वाला केस लिया गया, देखा गया और उसके हिसाब से डिसीजन बताया गया। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो प्रीवियस केसेस हैं वो देखे जाएंगे। फिर डीएवी कॉलेज बठिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971। इसमें क्या है कि ऑब्जर्वेशंस इन द फर्स्ट डीएवी केस, जो पहला वाला डीएवी केस था, उसको एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे यही बात आई सामने कि what constitute a linguistic or religious minority must be judged in relation to the state। यहाँ पे स्टेट के हिसाब से देखा जाएगा कि स्टेट में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, धर्म और भाषा के आधार पर कौन से लोग माइनॉरिटी में है किसी स्टेट में, ये स्टेट के हिसाब से देखा जाएगा, ना कि इंडिया के हिसाब से। ठीक है। तो पूरे इंडिया के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। ये केस हो गया, तो ये केसेस यहाँ पे भी आएंगे। अब दूसरा आता है वाल पाटिल 2005 का, ये वाला जो केस है, इसमें भी क्या हुआ कि इस वाले जो टीएमए पाई रूलिंग थे इसको रेफर किया गया। ठीक है। तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अभी भले ही डिसीजन सुना रहे हैं लेकिन प्रीवियस क्या डिसीजन लिए गए वो भी देखते हैं ये लोग। ठीक है। तो यहाँ पे जो 11 जजेस की बेंच थी, इसमें बेसिकली वही सब चीजें हुई कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेट में कौन सी है, एंड देयरफॉर स्टेट हैज टू रिगार्ड एज द यूनिट फॉर डिटरमाइनिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। मतलब यहाँ पे अभी क्या था कि हमारे प्रेसिडेंट या हमारे जो सेंटर है वो ये डिसाइड करती है कि कौन सी माइनॉरिटी है, लेकिन स्टेट में कौन सी माइनॉरिटी है ये स्टेट डिसाइड कर सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 30 में बेसिकली बोला गया कि रिलीजियस माइनॉरिटी के पास ये अधिकार वगैरह है और उस हिसाब से आप माइनॉरिटी मेजोरिटी देखते हो, कौन सी मेजोरिटी में कौन सी माइनॉरिटी, पर वो इंडिया में देखा जाता है। लेकिन इंडिया और स्टेट में क्या अलग अलग हो सकता है, तो ये पूरा मैटर था। तो उसमें यहाँ था माइनॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 30 कैन नॉट बी डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग
अपॉन हु इज लेजिस्लेटिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि इसका अलग अलग मीनिंग नहीं निकल सकता। यहाँ पे मेन चीज ये है कि किसी स्टेट में जो माइनॉरिटी में है वो स्टेट में माइनॉरिटी में गिना जाएगा, पूरे इंडिया में जो माइनॉरिटी में है उसको पूरे इंडिया के हिसाब से देखा जाएगा, ये चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि लैंग्वेज बीइंग द बेसिस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 30। ठीक है, अलग अलग मतलब अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग हो सकती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, वो स्टेट के हिसाब से देखा जाएगा। तो मेन पूरा यही मैटर है कि स्टेट के हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभी सेंटर ने बोल भी दिया है कि आप जो स्टेट है वो अपने यहाँ पे माइनॉरिटीज डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ने भी बोल दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली ये पिटिशन है। ओके, तो यहाँ पे यही सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये हमने केसेस पढ़े उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टा और फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।